साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहेस। साथियों आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर मैं चर्चा करूंगा जो कि जुड़ा हुआ है एंटीसिपेटरी बिल से। आप सब जानते हैं कि जब हमें पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है बट किसी मामले में गिरफ्तार करना चाहती है और मामला झूठा है और गिरफ्तारी के पीछे उद्देश्य क्या है, हमें बेइज्जत करना, तो हम लोग एंटीसिपेटरी बेल मूव करते हैं। क्लियर है। यूजुअली ये बेल मूव हो भी जाती है, बट प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर हम लोग फ़रार हो गए या हम लोग एब्सकॉन्ड हो गए और हमारी गैर मौजूदगी के अंदर चालान पेश हो गया, तो उस कंडीशन में अगर हम एंटीसिपेटरी बेल लगा रहे हैं तो कोर्ट का व्यू ये रहता है कि ये बेल मेंटेनेबल नहीं है और यूजुअली जो है ये बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। तो साथियों इस पॉइंट पर कानून क्या है, राहत क्या दी कंसर्न आरोपियों को ऑनरेबल एमपी हाईकोर्ट ने, ये हम जानेंगे। तो पॉइंट्स जो है बहुत सारे डिस्कस हुए और आप जितने लॉ पढ़ेंगे उसमें आपको वैरायटी ऑफ पॉइंट्स मिलेंगे, बट कंसेप्चुअली क्या बात कहनी है कोर्ट में आपको, क्या बात लिखनी है आपको, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी स्ट्रेटेजी का। भाई मेरा काम क्या है, उन स्ट्रेटेजीज पे काम करना जिस पे आरोपी को राहत मिल सके। शर्त ये है कि आरोपी होना चाहिए इनोसेंट। क्लियर है बात ये। तो साथियों जो मैटर आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जजमेंट है ऑनरेबल एमपी हाईकोर्ट का, उस पर ये बेस्ड है। दीपांकर बनाम स्टेट ऑफ एमपी जजमेंट का नाम है और पिटिशन नंबर है 25252/22 और जो ये कंसर्न केस है ये पब्लिश हुआ है लाइव लॉ पे। साथियों इस मामले में एक एफआईआर हुई। एफआईआर थी सेक्शन 406, 420, 409, सेक्शन 34 आईपीसी के तहत। आरोपी ने जो है कॉपरेट नहीं करा और आरोपी जो है फरार हो गया। तो पुलिस का कहना था कि चूंकि वो कॉपरेट नहीं कर रहा, फरार हो गया, इसलिए हम चालान पेश कर रहे हैं। और इस तरह के चालान जो है वो होते हैं पेश सेक्शन 299 सीआरपीसी के प्रोटोकॉल से। साथियों अल्टीमेटली कंसर्न कोर्ट ने सेक्शन 82, 83 सीआरपीसी के तहत जो है कार्रवाई इनिशिएट करी। ये प्रोसीडिंग्स जो है वो जुड़ी हुई है एब्सकॉन्डिंग से और बीएनएसएस के तहत भी ये प्रोविजंस जो है इनकॉर्पोरेटेड है। साथियों अल्टीमेटली कंसर्न जो आरोपी है इसके एडवोकेट साहब ने एंटीसिपेटरी बेल मूव करी और इस केस को आर्ग्यू करा। तो वहाँ पर कंसर्न जो सिंगल बेंच थी उसका ये कन्फ्लिक्टिंग व्यू था कि एक तरफ तो कानून ये कहता है कि बेल नहीं लेनी चाहिए और एक तरफ कानून ये कहता है कि बेल ले लेनी चाहिए, खासकर तब कि आरोपी जो है फरार है और फाइलिंग ऑफ एंटीसिपेटरी बेल वुड नॉट बी अफेक्टेड बाय सच एब्सकॉन्डिंग। क्लियर है। तो सबसे पहला व्यू जो है वो है गौरव मालविया बनाम स्टेट ऑफ एमपी का, जजमेंट है 9/9/2020, जहाँ पर ये स्पष्ट है कि आरोपी अगर फरार है तो उसको एंटीसिपेटरी बेल का लाभ मत दो, क्योंकि वो कॉपरेट नहीं कर रहा है, वो कानून की जो प्रक्रिया है उससे खेल रहा है और उसका बना रहा है माहौल। इसके अलावा जजमेंट है भूपेंद्र सिंह बनाम स्टेट ऑफ एमपी का, जजमेंट है 21/12/17 का, उसमें भी ये प्रिंसिपल जो है लेट डाउन किया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ये फैसला है इसमें जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, स्टेट ऑफ एमपी बनाम प्रदीप शर्मा, जिसका साइटेशन है 2014 वॉल्यूम 2 SCC पेज 171 को भी कंसिडर किया गया है। इन द सेट केस इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट कि अगर एंटीसिपेटरी बेल लगाई है आरोपी ने और वो फरार है और इस तरह के अलामत पत्रावली पे है, एंटीसिपेटरी का लाभ मत दो। इसके विपरीत जजमेंट है बलबीर सिंह बनाम स्टेट ऑफ एमपी का, जजमेंट है एमपी हाईकोर्ट का, तारीख है 12 मई 2020। उसमें ये स्पष्ट है कि इवन इफ पर्सन जो है एब्सकॉन्ड हो गया या डिक्लेयर्ड हो गया एब्सकॉन्ड, तो ऐसे सिनेरियो में एंटीसिपेटरी बेल लाई करेगी। एंटीसिपेटरी बेल एक स्पेसिफिक रेमेडी है और प्रोसीजर लैप्स होने पर यह रेमेडी जो है कर्टेल नहीं होती है। और ऑनरेबल एमपी हाईकोर्ट ने रिलाई किया ऑन जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जिसका साइटेशन है लावेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ एनसीटी, जजमेंट है 2012 वॉल्यूम 8 SCC पेज 730। तो यहाँ तक हम समझ गए कि लॉ दोनों तरफ के, एक लॉ तो रोक रहा है एंटीसिपेटरी देने से, दूसरा लॉ जो है कह रहा है एंटीसिपेटरी दे दो। पर एक बात आप ध्यान रखिएगा कि अगर दो पॉइंट है एक ही सिनेरियो पे, एक कहता है कि लाभ मिलना चाहिए और एक कह रहा लाभ नहीं मिलना चाहिए, तो सेटल्ड गाइडलाइंस है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, जो व्यू अक्यूज के फेवर में उसको जो है प्रेफरेंस करना चाहिए। हालांकि कंसर्न एमपी हाईकोर्ट ने इस बात को यहाँ फॉलो नहीं किया। उन्होंने क्या किया कि पूरे के पूरी स्थितियों का वाइडर इंटरप्रिटेशन किया। वो क्या था उसको समझते हैं। जब भी कन्फ्लिक्ट हुआ सिंगल बेंच के माइंड में तो उसने रेफरेंस कर दिया हायर बेंच को। जब भी मैटर कंसिडर हुआ बिफोर द हायर बेंच, तो कंसर्न कोर्ट ने जो एमिकस क्वेरी होते हैं, एमिकस क्वेरी मीन्स जो कोर्ट की हेल्प करते हैं किसी लॉ पॉइंट के ऊपर, ताकि कोर्ट जो है न्यायोचित फैसला कर सके, तो यहाँ पर भी बुलाया गया एमिकस क्वेरी को और उनकी भी जो है विशेषज्ञ राय ली गई कि अगर किसी मामले में आरोपी जो है फरार हो गया, उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी इनिशिएट धारा 82-83 सीआरपीसी की, और इसके साथ साथ सेक्शन 299 सीआरपीसी के तहत चालान पेश हो गया और वह एंटीसिपेटरी लगाता है, तो हमें एंटीसिपेटरी को मेंटेनेबल करना है या नहीं करना है। क्लियर है बात। और अगर नहीं करना है तो क्या हम इसको रिजेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो उनका पहला तर्क ये था कि एंटीसिपेटरी बेल को कंसिडर कर सकते हैं इवन दो अक्यूज इज एब्सकॉन्डेड। और इन्होंने वापस से जो है एम्फेसाइज किया ऑन जजमेंट ऑफ बलबीर सिंह बनाम स्टेट ऑफ एमपी, ये फैसला है एमपी हाईकोर्ट का। इसके अलावा जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का लावेश बनाम स्टेट ऑफ एनसीटी, जजमेंट है वर्ष 2012 का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, ये साइड हुआ है एस 2012 वॉल्यूम 8 SCC पेज 730। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है
रजनी बनाम स्टेट ऑफ एमपी, जिसका साइटेशन है ILR 2020 MP पेज 1477। इसमें भी यही पोजीशन है कि अगर आरोपी एब्सकॉन्ड भी हो गया है, एंटीसिपेटरी का लाभ दीजिए। आरोपी का एब्सकॉन्ड होना किसी भी रूप में एक कंडीशन की तरह काम नहीं कर सकता कि उसको एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी। क्लियर है? मीन्स टू एक्सरसाइज द पावर ऑफ एंटीसिपेटरी द पेंडिंग ऑफ प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 82-83 ऑफ CRPC इज नॉट अ कंडीशन टू कर्टेल दैट बेनिफिट। क्लियर है? तो कुल मिला के उनका एम्फेसाइज ये था कि जजमेंट जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है, ऑनरेबल हाई कोर्ट का है, बलबीर सिंह बनाम स्टेट ऑफ MP, रजनी बनाम स्टेट ऑफ MP, ये सही पोजीशन को जो है लेट डाउन करते हैं। इसके अलावा एक बात कोर्ट को याद दिलाई गई कि बेसिक रूल जो है बेल का है, जेल का नहीं है, और इस बात को अप्रूव करता है इवन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन जजमेंट ऑफ गुरबख्श सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। जजमेंट है AIR 1980 सुप्रीम कोर्ट पेज 1632। इसके अलावा इस जजमेंट में ये भी ऑब्जर्व किया गया था कि इवन आफ्टर फाइलिंग ऑफ चार्जशीट एंटीसिपेटरी बेल जो है लाई करेगी। तो कुल मिला के कोर्ट ने ये देखा कि अगर एंटीसिपेटरी बेल लगानी है तो उसके दो रास्ते हैं। अगर FIR कट गई है तो आप लगा दीजिए, और अगर FIR के बाद चार्जशीट भी हो गया है तब भी आप एंटीसिपेटरी लगा सकते हैं। फाइलिंग ऑफ चार्जशीट इज नॉट अ बार टू फाइल द प्ली फॉर एंटीसिपेटरी। इसके अलावा अगर प्रोविजन है सेक्शन 82 CRPC के, तो ये प्रोसीजर इन नेचर है। इस तरह के प्रोसीजर जो है किसी भी रूप में जो प्रोटेक्शन है कंसर्न अक्यूज को टू प्रिवेंट फ्रॉम इलीगल अरेस्ट, उससे ये उसको वंचित नहीं कर सकते। इसके अलावा जो आरोपी के राइट्स हैं वो उसको मिलने चाहिए, ये कानून की मंशा है, यही मंशा है क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस की। और हमें ये पढ़ाया भी जाता ना लॉ क्लासेस में या कोर्ट्स में कि एवरी अक्यूज शैल बी डीम्ड टू बी इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी। तो कोर्ट ने ये भी जो है बड़ा पॉजिटिव देखा जो प्यू रखा था एमिकस क्यूरी ने, और कोर्ट ने कहा कि अगर एंटीसिपेटरी बेल आपको लगाना है तो सबसे पहले आपको एक टेस्ट पास करना पड़ेगा, वो है टेस्ट ऑफ मेंटेनेबिलिटी। उसके बाद एंटीसिपेटरी देना है या नहीं देना, ये अलग बात है। तो मेंटेनेबिलिटी के पॉइंट में तो कोर्ट का व्यू क्लियर है कि अगर एंटीसिपेटरी बेल फाइल होगा इवन द अक्यूज इज डिक्लेयर्ड एब्सकॉन्डेड, तो वहाँ पर ये मेंटेनेबल है। अगर ये बेल मिलना है या नहीं मिलना है, उसके लिए प्रिंसिपल्स क्या हैं, वो हैं भरत चौधरी बनाम स्टेट ऑफ बिहार में। जजमेंट है 2003 वॉल्यूम 8 SCC पेज 771। इसमें है कि इवन आफ्टर फाइलिंग ऑफ चार्जशीट बेल इज मेंटेनेबल, बट की पॉइंट इज दैट टू हैव द बेनिफिट अक्यूज मस्ट शो दैट कि उसका ऑफेंस जो है वो झूठा है। तो ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस जो है एक प्राइमरी फैक्टर है। इसके अलावा उसका कस्टोडियल इंट्रोगेशन है या नहीं है, ये भी एक प्राइमरी कंसर्न है। अगर कस्टोडियल इंट्रोगेशन रिक्वायर्ड नहीं है और रिमेनिंग अक्यूज जो है वो अरेस्ट हो गए या उनकी बेल हो गई और कोई रिकवरी जो है अक्यूज से नहीं होनी है, इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग नहीं है, ऑफेंस जो है वो लेस ग्रीवियस साइड पर है, तो वहाँ पर एंटीसिपेटरी का लाभ मिल सकता है इवन दो चार्जशीट इज फाइल्ड, इवन दो ही इज डिक्लेयर्ड एब्सकॉन्डेड। क्लियर है? तो कुल मिला के लॉ पॉइंट जो है अगर हमें क्लियर है तो ड्राफ्टिंग करने में, बहस करने में जो है काफ़ी ईजी रहता है बिफोर इंडियन कोर्ट्स। इसके अलावा एक रिसेंट फैसला है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 12/11/24 का, आशा दुबे बनाम स्टेट ऑफ MP का, जिसमें भी स्पष्ट है कि अगर डिक्लेरेशन भी है और अक्यूज जो है फरारी भी काट रहा है तो ये किसी भी रूप में एक कंडीशन नहीं है एंटीसिपेटरी बेल को प्राप्त नहीं करने का। अगर एंटीसिपेटरी बेल लगी है तो उसका सुनवाई मेरिट्स पे होगा। ये देनी है या नहीं देनी है ये कोर्ट जाने, ये डिपेंड करता है कोर्ट के विवेक पे। पर विवेक को एक्सरसाइज करने के लिए जो कानून के प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग जो है डिस्क्रिप्शन को एक्सरसाइज करना है। वो प्रिंसिपल क्या है? ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस एंड नीड फॉर कस्टोडियल इंट्रोगेशन। इसके अलावा फॉल्स एक्विजिशन क्या है और किस तरह गलत फंसाया गया कंसर्न आरोपी को। अगर वो सही रूप में बात कन्वे नहीं कर पा रहा है तो फिर बेनिफिट नहीं मिलेगा। साथियों, देखो आज भी लोग कहते हैं कि इंडियन कोर्ट्स में जा रहे हैं न्याय मिलेगा। मैं कहता हूँ बिल्कुल मिलेगा, पर न्याय प्राप्ति के लिए तपस्या जो है उस मार्ग की वो कठिन है। वो तपस्या क्या है कि सबसे पहले आपको फैक्ट्स पे काम करना है, उसके बाद लॉ पॉइंट पे काम करना है, उसके बाद कोर्ट की क्वेश्चंस क्या है उस पर काम करना है। इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ कि आप किसी वकील के पास जाने से पहले सेल्फ जो है केस को असेस करो कि आपके खुद की निगाह में केस का स्ट्रक्चर क्या है, आपकी खुद की निगाह में चांसेस क्या है विनिंग के। उसके लिए सिंपल सी बात है, कॉपी लॉ FIR की उसको पूरा पढ़ो, कौन से एलिगेशंस फॉल्स है उस पर होमवर्क करो। इसके अलावा डिफेंस ब्रीफ रेडी करो, ब्रीफ नोट्स रेडी करो, लॉ पॉइंट निकालो, उसके बाद तैयारी के साथ जाओ। फिर कोर्ट क्वेरी करेगा, भाई चार्जशीट फाइल हो गया है, नॉट मेंटेनेबल, यू में से कि माय लॉर्ड ये मेंटेनेबल है, जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का है, जजमेंट हाई कोर्ट का है। तो मेरा वही तो कहना है आपसे, तैयारी के साथ जाओगे तो फायदा मिलेगा, तैयारी नहीं करोगे वहाँ घाटा खा जाओगे। क्लियर है? और इसके अलावा जो भी एक्यूजेशन है दे मस्ट बी फॉल्स। इसके अलावा बाकी आरोपी अगर गिरफ्तार हो गए और उनकी बेल हो गई है तो उसका मतलब इन्वेस्टिगेशन पूरा हो गया है। जब इन्वेस्टिगेशन पूरा हो गया तो मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? सिर्फ इस ग्राउंड पे कि कुछ ऐसी एविडेंस इकट्ठी करनी है जो इंक्रिमिनेटिंग है, या मुझसे कबूलवाना है कि तुम कबूलो कि अपराध किया है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये रिसेंट व्यू भी है कि आरोपी को एंटीसिपेटरी का लाभ इस ग्राउंड पे हम देने से इनकार नहीं कर सकते कि पुलिस को कस्टोडियल इंट्रोगेशन की लाइट में कुछ ऐसी एविडेंस इकट्ठी करनी है जो आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 संविधान से हिट है। मीन्स वो चाह रहे हैं आरोपी जो है कन्फेस कर ले, वो चाह रहे हैं कि आरोपी जो है कबूल ले,
तो इन द नेम ऑफ कॉपरेशन ही कैन नॉट बी कंपेल्ड टू गिव कन्फेशन। इस बात का जो है विशेष ध्यान रखिएगा और इस पॉइंट को भी जो है अपने को ध्यान में रखना है। और आप एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी एंटिसिपेटरी बेल लगा रहे हैं तो कई बार पुलिस कहते हैं कि भाई एब्सकॉन्ड हो गया, ये भाग गया। मैं हमेशा ही कहता आ रहा हूँ आपको कि संपर्क मत तोड़ो। जब संपर्क तोड़ दोगे सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप जरिए वकील, जरिए मेल, जरिए व्हाट्सअप, जरिए डाक संपर्क में रहो पुलिस के, एविडेंस कन्वे करते रहो। और अगर पनिशेबल ऑफेंस है 7 ईयर तक का, तो आप 41A CRPC या धारा 35 सब क्लॉज 3 BNSS के नोटिस की मांग करो। अगर वो नहीं दे रहे हैं आपको, देन एंटिसिपेटरी में लड़ने का मजा आपको अलग ही आएगा। तो ये पॉइंट्स हैं, लड़ाइयाँ केवल पॉइंट्स की है कोर्ट के अंदर, तो उस पॉइंट पे जो है आपको ध्यान देना है। इसके अलावा एक रिसेंट जजमेंट है श्रीकांत बनाम स्टेट ऑफ बिहार का, जजमेंट है 14 मार्च 2024 का। उसमें भी स्पष्ट है कि इवन आफ्टर फाइलिंग ऑफ चार्जशीट आप बेल जो है लगा सकते हैं। इवन आप डिक्लेयर्ड है एब्सकॉन्डेड तब भी आप एंटिसिपेटरी लगा सकते हैं। तो कुल मिला के कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि जो भी व्यूज़ हैं वो ये कोर्ट को इनलाइटन करते हैं कि दो बातें अलग अलग हैं, मेंटेनेबिलिटी एंड द रेमेडी गिवन टू द कंसर्न अक्यूज इन फॉर्म ऑफ एंटिसिपेटरी। अगर जहाँ तक बात है मेंटेनेबिलिटी की, तो अगर फाइलिंग ऑफ चार्जशीट भी है, अगर अक्यूज एब्सकॉन्डेड भी है, एंटिसिपेटरी बेल लाई करेगी। तो ये तो आंसर हमारे पक्ष में आ गया। और दूसरी बात है कि हमें अगर लाभ लेना है एंटिसिपेटरी का, तो कोर्ट ने कहा ये पावर जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, इट मस्ट बी एक्सरसाइज स्प्रैंगली। जहाँ पर कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है कैजुअल इंट्रोगेशन की, ऑफेंस जो है ग्रीवियस नहीं है और ऐसा लगता है कि अक्यूज को जो है गलत फंसा दिया गया है, प्रोसीजर लैप्स हुआ है, वहाँ बेनिफिट जो है देना चाहिए। तो कुल मिला के अब आप ध्यान रख लीजिए कि जब भी एंटिसिपेटरी बेल लगा रहे हैं, चाहे एब्सकॉन्डिंग से पहले या एब्सकॉन्डिंग के बाद, तो हमें 5 इंपॉर्टेंट बातें जो है ध्यान रखनी है। सबसे पहले बात कि जो रेमेडी है एंटिसिपेटरी बेल की, इट इज़ नॉट अ जनरल रेमेडी। ये रेमेडी जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। तो वहाँ पर आपको कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि किस तरह से एलिगेशन जो है फॉल्स हैं और किस तरह से मैं ये कह सकता हूँ सबूतों के आधार पर कि अगर इनको एज अ ग्रॉस्पल ट्रुथ जो है एक्सेप्ट कर लिया गया तब भी केस जो है मेट आउट नहीं होगा। तो जब भी आर्गूमेंट करो इस पॉइंट पे जरूर एम्फेसाइज करो। आप लोग करते क्यों 2 पन्ने 3 पन्ने की एंटिसिपेटरी बिल ड्राफ्ट करते हो, बिल्कुल गलत पैटर्न है। आपको सबसे पहले क्या करना है, फैक्ट्स को लिखो, उसके बाद फैक्ट्स फॉल्स क्यों है, उसका कारण क्या, उसको लिखो। उसके बाद कई बार ऐसा हो सकता है कि देयर में बी अ कॉज ऑफ एनिमोसिटी, उसके विरुद्ध कई केसेस आपने दर्ज कराए हो या कोई खानदानी झगड़ा आपका हो, तो उसको भी जो है प्लीड करो। इसके अलावा लॉ की पोजीशन क्या कहती है उसको लिखो। इसके अलावा कानून जो है जो आप पे लगा हुआ है जिसका वायलेशन बताया गया उस पॉइंट को लिखो। और इसके साथ साथ अगर कोई अनुपालना नहीं हो रही कानून की, उदाहरण के लिए पनिशमेंट 7 साल तक का है, तो वहाँ पर सेक्शन 35 सब क्लॉज 3 BNSS का नोटिस देना कंपलसरी नहीं दे रहे, तो आप लॉ पॉइंट को रेस करो। बिना रेस किए बिना लड़े कुछ नहीं मिलेगा। लोग कहेंगे भाई छुट्टी लगा दो, जज चिढ़ जाएगा, अरे ऐसा होता है क्या, कतई नहीं सुनना है। मेक योर एप्लीकेशन अ प्रॉपर एप्लीकेशन। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर हम ड्राफ्टिंग प्रॉपर कर रहे हैं तो 50% केस तो हम जीत गए, क्योंकि स्टेट को रिप्लाई देना भारी पड़ता है। क्योंकि आपने ये पॉइंट रेस कर दिया कि मैंने एंटिसिपेटरी लगाई है और एलिगेशन फॉल्स है और इस तरह से फॉल्स है, तो वहाँ फ़ायदा मिलेगा अपने को। दूसरी बात है कि अगर आप एब्सकॉन्डेड भी हैं तो आप घबराइएगा मत। कोई कहेगा एंटिसिपेटरी बेल मेंटेनेबल नहीं है तो बताइएगा कि नियम है हमारे पक्ष में जो ये कहता है कि एब्सकॉन्डिंग के बाद भी ये बेल जो है मेंटेनेबल है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर कन्फ्लिक्टिंग व्यू है, मीन्स सामने वाला जो है लॉ आपके अपोज में ले आता है, तो रिसेंट जजमेंट को हमको प्रेफर करना है। और इसके अलावा जो भी जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के हमारे पक्ष में है उनको हमें रेफर करना है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि इफ़ देयर आर 2 व्यूज़ ऑन सेम सिनेरियो, तो जो व्यू अक्यूज के फेवर में उसको जो है अडॉप्ट किया जाएगा। चौथी बात है कि जब भी आप बेल को ड्राफ्ट कर रहे हैं, खासकर एंटिसिपेटरी को, तो सारी चीज़ क्लियर करें जो मैंने आपको बताया भी है। फैक्ट्स क्या है, फॉल्सिफिकेशन क्या है, आपका स्टैंड क्या है, लॉ पॉइंट क्या है और कंक्लूजन्स क्या है आपके। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप ही घाटे में होंगे। और 5वीं इंपॉर्टेंट बात कि आप कॉरेस्पॉन्डेंस जो है मत छोड़िए, उनको साथ जो है आप लगातार संपर्क में रहिए, मेल भेजिए, व्हाट्सअप करिए, उनको आप बाय डाक जो है लेटर भेजिए, अपने वकील के मार्फत जो है डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए। ऐसा देखना चाहिए कि आप संपर्क में क्लियर है। अगर आप ही संपर्क नहीं करेंगे, मिसकम्युनिकेट करेंगे, भागेंगे और अल्टीमेटली अपने विरोधी जो है गलत सलत कार्रवाइयाँ करवा लेंगे, तो फिर उस सिनेरियो में राइट्स हमारे अफेक्ट होंगे। क्लियर है। तो लोग कुछ भी कहेंगे, लोगों का हमें कहना, पर हमें ध्यान देना है हमारे राइट्स के ऊपर। तो ये राइट्स हैं, तो ये कानून के बिंदु क्या है, किस तरह से फायदा मिलेगा, लॉ पॉइंट क्या है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। सो व्हेनेवर यू आर गोइंग टू प्लान फॉर एंटिसिपेटरी बिल, एम्फेसाइज ऑन दिस पॉइंट एंड ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दिस पॉइंट इन द एंटिसिपेटरी बिल। साथियों, उसका डेफिनेट जो है फायदा मिल जाएगा। इसके अलावा आपका क्रिमिनल एंटीसीडेंट नहीं है, पहला अपराध है, कोई रिकवरी नहीं है, और जो भी फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहले आप प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करो, ऑडिट्स को देखो। अगर ये चीज़ें नहीं है तो उसका भी जो है बेनिफिट ले सकते हैं। तो हर एक पॉइंट पर लॉ है, पर फायदा लेना कैसे है ये डिपेंड आपके ड्राफ्टिंग पे और आपके आर्गूमेंट्स पे। भाई आर्ग्यूइंग एडवोकेट तो बहुत सारा आर्ग्यू कर लेगा, पर जो लिखने वाला है अगर उसने नहीं लिखा तो आप वहाँ मारे जाओगे। इसलिए आप चाहे आउटसोर्स पे जाओ, किसी और के पास जाओ, या आर्गूमेंट जो है किसी और से करो, पर ड्राफ्टिंग उससे करना जो ड्राफ्टिंग की आर्ट जानता हो। ड्राफ्टिंग उससे कराना जो तसल्ली से आपकी बात सुन सके, उसको इंकॉर्पोरेट कर सके और लॉ पॉइंट पर जो है आपको तैयारी करा सके, ताकि आप इफेक्टिवली जो है अपने बेल को आर्ग्यू कर सकें। अदरवाइज घाटे में आप भी जाओगे। क्लियर है। तो अधिकांशतः हमारे हारने का कारण ये नहीं है कि कोर्ट ने नहीं सुना,
कारण ये भी है कि हमने ढंग से अपनी बात को नहीं रखा। तो ढंग से अपनी बात को रखो, एक एक बात को लिखो, पॉइंट्स को लिखो, एंड डेफिनेटली वी विल गेट रिलीफ। सेशंस कोर्ट से मिला तो हाई कोर्ट से मिलेगा, बट मिलेगा जरूर, अश्योर रहिएगा, क्योंकि आपको लड़ाई लड़नी है पॉइंट्स के ऊपर और कानूनी बिंदु के ऊपर। आप सही है गलत है ये तय होगा ट्रायल में, बट चूंकि मामला एंटीसिपेटरी का है तो वहाँ पर कोर्ट की संतुष्टि के लिए आपको पॉइंट्स जो है रखने पड़ेंगे और उन पॉइंट्स पे आपको एम्फेटिकली आर्गूमेंट जो है करना पड़ेगा। क्लियर है? जल्दी मिलते हैं अपन एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।